हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मिरेकलस ब्रदर की एपिसोड 4 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, ह्यूनसू डोंगजू से पूछने लगती है कि ये बुक उसने किसी केस को ध्यान में रख के बनाई है या किसी चीज़ ने उसको इंस्पायर किया है। तो डोंगजू से कहने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं इंस्पायर हो जाता हूँ, कभी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आ जाती है उससे मैं बुक लिख लेता हूँ, इस सबसे आपका क्या रिलेशन है। बट ह्यूनसू बोल देती है क्योंकि जैसा तुमने अपने नॉवल में लिखा है इसी टाइप के मर्डर असल लाइफ में हो रहे हैं। तो डोंगजू कहने लगता है कि ऐसा तो कई बार होता है, कोई मेरी बुक पढ़ के ऐसे काम कर रहा होगा। वो काफी सारे उसको एग्जाम्पल देने लगता है। तो ह्यूनसू कहती है कि मर्डर तब से नहीं हुए हैं जब से तुमने बुक पब्लिश की है, मर्डर उससे पहले से ही स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि बुक पब्लिश होने से पहले भी उसको इस बुक के बारे में पता था। और फिर किसी ने मुझे ये बुक सेंड की, तुम कह रहे हो तुमने नहीं भेजी, तो किसी ने भेजी होगी, तो किसी मकसद से ही भेजी होगी ना। फिर इंस्पेक्टर उसको एक डेट बता देती है कि इस डेट में तुम कहाँ थे। और उस डेट को सुन के डोंगजू बोलने लगता है कि आप भूल गई, आपके साथ उस टाइम में हॉस्पिटल में ही तो था, उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, हम दोनों उस टाइम हॉस्पिटल में थे। तो डोंगजू कहने लगता है कि आप मुझ पे शक कर रही हैं। तो ह्यूनसू उससे कहती है कि शायद तुम्हारा कोई जानने वाला ही हो जिसको इस नॉवल के बारे में पब्लिश होने से पहले पता हो। और फिर वो उससे जाते जाते कह जाती है कि जैसे तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि 95 में एक मर्डर हुआ था एक लेक के पास, ऐसा रियल में भी एक मर्डर हुआ था। और जिस आदमी को उस मर्डर के लिए पकड़ा गया, तुम्हारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको गलत सजा मिली है। उस आदमी को जिसने मारा था वो 4 लोग थे और 4 बहुत अमीर लोग थे। और फिर ह्यूनसू वहाँ से चली जाती है। वो डोंगजू से एक वाटर बोतल भी ले गई थी ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट ले सके। और वो बोल देती है कि मुझे डोंगजू पे बैकग्राउंड चेक चाहिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू भी सर्च करना स्टार्ट करता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट था क्या उस सोपियोंग लेक के पास। और तब उसको पता चलता है कि 95 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और अभी उस लेक में उस फिल्म डायरेक्टर की बॉडी भी मिली थी। दूसरी तरफ कैंग सेन उस लेडी से पूछ रहा होता है कि क्या वो उसको जानती है। तो वो उसको मना कर देती है कि नहीं, मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे जानते हुए हो, मगर तुम वो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरी एज का था। और फिर वो कैंगसन से पूछने लगते हैं कि क्या पता वो तुम्हारे फादर हो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो, तुम्हारे फादर का नेम क्या है। बट कैंगसन कह देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो वो लेडी उसका अपना कार्ड दे देती है कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे बात कर सकते हो। और जैसे ही कैंगसन उस कार्ड को टच करता है उसको कुछ भी फील नहीं होता है और वो इसीलिए शॉक्ड हो जाता है कि ये भी बिल्कुल डोंगजू की तरह है। फिर कैंगसन वहां से चला जाता है और वो लेडी कैंगसन को देखती रह जाती है। वो अपना याद करती है जब वो स्कूल में थी तो बिल्कुल इसी शक्ल का एक लड़का था जिसका नेम कैंगसन था और वो उसका फोटो क्लिक कर रही थी। फिर डोंगजू इस बारे में सर्च कर ही रहा था और वो बुक पढ़ने स्टार्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। और उसको पता चलता है कि इसी लेक की फोटो उसको इस नॉवल में मिली थी और वो उस जगह पर जाता भी है और वो फोटो उस लेक से बिल्कुल मैच कर रही थी। तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि इस केस के बारे में तो मुझे कुछ बता सकता है क्या। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुझे इसके बारे में पहले से ही पता होगा क्योंकि तेरी बुक में जो है वो बिल्कुल इसी टाइप का केस था। तो डोंगजू कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तू मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। तो डोंगजू तब तो गुस्से में था, मगर फिर वो कह देता है कि यार मैं तुझे सब कुछ बाद में समझा दूंगा, मगर प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपनी मॉम को बोल रहा होता है कि अब उनको काम करना बंद कर देना चाहिए और वो उनको पैसे सेंड कर देगा। और फिर डोंगजू सोच रहा था कि ये मर्डर सच्ची में हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचता है कि अब मुझे पुलिस को बता देना चाहिए, मगर फिर उसको याद आता है कि अगर मैंने पुलिस को ये बात बता दी तो फिर मेरा करियर भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये बुक उसने नहीं लिखी थी, उसने तो किसी का काम चुराया है। तभी म्यूंगसो डोंगजू को कॉल करता है। वो उससे कह देता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। डोंगजू पूछने लगता है बात क्या है, बट म्यूंगसो कह देता है फोन पे नहीं कर सकते, तुझे यहीं पर आना होगा। और वो उससे कह देता है कि तेरे नेक्स्ट नॉवल के लिए और इस नॉवल के लिए मैंने सारे पैसे पे कर दिए हैं। और जब डोंगजू अकाउंट चेक करता है तो उसमें बहुत ही सारे पैसे होते हैं और फिर बहुत सारे पैसे वो अपनी मॉम को भी सेंड कर देता है। तो उसकी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है कि इसने मुझे कितने सारे पैसे भेज दिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू हॉस्पिटल जाता है कैंगसन को पिक करने के लिए और वहाँ पर उसको पुलिस से पता चलता है कि उस लड़की की मदर जिसको अब्यूज किया गया था वो ऐसे इल्जाम लगा रही है कि उसको वहाँ पर कोई मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उस औरत ने ये सब कुछ अपने आप ही किया क्योंकि उसके गले पे ऐसे निशान भी थे, जिसे सुन के डोंगजू थोड़ा डर जाता है कि सच्ची में कैंगसन ने किसी को मारने की कोशिश की थी। तो कैंगसन कह देता है कि मैंने तुमसे कहा तो था, मैंने उसको मारने की कोशिश की थी। तो फिर उसको डोंगजू समझाने लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बट कैंगसन कह देता है कि कुछ लोगों के लिए वही सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है, किसी चीज को इग्नोर करना। फिर भी डोंगजू उसको समझा रहा होता है कि सबकी अपनी लाइफ होती है, भले से तुम्हारे पास सुपर पावर है मगर ऐसे तुम्हें बीच में नहीं पड़ना है। डोंगजू उसको बहुत समझा रहा था कि दुनिया में सारी चीजें एकदम ब्लैक और व्हाइट नहीं होती हैं। और तभी कैंगसन उससे कह देता है कि प्लीज अब मुझे एक गाना सुनने दो और फिर दोनों उस गाने को एंजॉय करते हैं। फिर दिखाते हैं
डिटेक्टिव ली एक दूसरे डिटेक्टिव जो एंगल से मिलने के लिए जाते हैं। जो एंगल अब डिटेक्टिव नहीं है, मगर इन दोनों ने ही वो 27 साल पहले सोपियोंग लेक वाला केस हैंडल किया था। तो डिटेक्टिव ली उनसे पूछने लगते हैं कि जो उस लॉन शार्क की डेथ हुई थी 2 साल पहले, वो उस केस का विटनेस था। अब हम दोनों इस केस पे काम कर रहे थे, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि उस केस का कोई विटनेस भी है, तो फिर आपको अचानक से वो विटनेस कहाँ से मिल गया था। तो जो एंगल कहने लगते हैं कि तुम्हें पता था ना, तुम तो उस टाइम नए नए पुलिस ऑफिसर थे और मैं तो काफी टाइम से काम कर रहा था, तो मेरे काफी सारे लोगों से कनेक्शन थे और इसीलिए वो मुझे मिल गया था। क्योंकि डिटेक्टिव ली को जो एंगल पे थोड़ा शक सा हो रहा था, पर जो एंगल कह रहे थे कि अब तुम भी जल्दी रिटायर होने वाले हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी पोजीशन ढूंढ के रखूंगा। पर डिटेक्टिव ली कह रहे हैं कि नहीं, मैं रिटायर होने के बाद कंट्री साइड चला जाऊंगा। फिर दिखाते हैं टेकिंग ग्रुप का सीईओ टेमैन डोंगजू का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें उसने बताया था कि ये नॉवल मैंने अपनी फिक्शन से ही लिखा है, अपनी इमेजिनेशन से ही लिखा है, इसका किसी भी केस से कोई रिलेशन नहीं है। तभी उससे मिलने के लिए वहां पर जोंगेल आ जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं डोंगजू ने कैंगसेन को एक न्यू मोबाइल फोन खरीदवाया होता है और डोंगजू का कार्ड अंदर रह गया था, तो वो उससे बोल देता है कि तुम यहीं पर खड़े रहना, कहीं मत जाना, बस मैं अपना कार्ड लेके अभी आ रहा हूँ। और इतने कैंगसेन वहां पर खड़ा था कि एक लड़की उसको एकदम से टच करके निकल जाती है और उसको टच करते ही कैंगसेन को उसके इमोशन फील हो जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे ही चलने लगता है। डोंगजू जब बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि कैंगसेन तो यहाँ से गायब हो चुका है। उसको ढूंढने की कोशिश करता है मगर कहीं उसका पता नहीं चलता है। तभी म्योंगसुक उसको फोन कर देता है कि तुम यहाँ पर कब आ रहे हो। तो डोंगजू कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के पास हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। फिर दिखाते हैं कैंगसेन उस लड़की का पीछा करता रहता है। वो उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी तक चला जाता है, बस स्टैंड तक चला जाता है और फिर लास्ट में वो लड़की उसको पुलिस स्टेशन में ले जाती है और पुलिस से बोल देती है कि ये लड़का बहुत टाइम से मेरा पीछा कर रहा है। और कैंगसेन उस टाइम बाहर ही खड़ा था और वो पुलिस स्टेशन में अंदर झांक झांक के देख रहा था। तो पुलिस उसको बुला लेती है और फिर उससे पूछने लगती है कि वो इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा था। फिर दिखाते हैं डोंगजू म्योंगसुक के ऑफिस में पहुंच जाता है और म्योंगसुक उसको बताता है कि जैसे तेरी नॉवल की स्टार्टिंग है, एक फिल्म डायरेक्टर ने बिल्कुल अपनी मूवी की स्क्रिप्ट ऐसे ही लिखी थी, उसकी स्टार्टिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब प्रॉब्लम ये है कि तूने पहले यही बोल दिया था कि तूने ये नॉवल अपनी इमेजिनेशन से लिखा है। अब क्योंकि इस फिल्म के स्क्रिप्ट और तेरा नॉवल बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वो लोग हम पे केस कर सकते हैं कि हमने उनका काम चुराया है। तो मैं उनसे उससे पूछ रहा था कि सच सच बता, तुझे इस नॉवल को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, क्या इस केस से मिली थी। तो डोंगजू कहने लगता है कि मुझे भी अभी अभी पता चला कि 27 साल पहले बिल्कुल सेम टू सेम एक ऐसा ही केस हुआ था। मैं पहले वहां पर रहता भी था, तो शायद तब मैंने ये स्टोरी सुन ली होगी या किसी ने मुझे सुना दी होगी, मेरे दिमाग में वो चीज रह गई होगी और जब मैंने अपना नॉवल लिखना स्टार्ट किया तो मुझे एकदम से वो स्टक की और फिर मैंने अपना नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया, मगर मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। म्योंगसुक भी कह देता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि 27 साल पहले वो मर्डर हुआ था, उसके बारे में तो कोई चिंता नहीं करता, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म वाले ये कह रहे हैं कि तूने इनकी स्क्रिप्ट चुराई है, तो इसलिए वो हम पे केस कर सकते हैं। तुझे डेट तो याद होगी ना, तूने कब से अपना नॉवल लिखना स्टार्ट किया है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट लिखने से पहले तूने अपना नॉवल स्टार्ट कर दिया था। डोंगजू कहाँ से प्रूफ देता है, क्योंकि ये नॉवल तो उसने लिखा ही नहीं था। तो वो म्योंगसुक से कह देता है कि मैं इस सब झमेले में नहीं पढ़ूंगा, जब ये नॉवल मैंने लिखा है तो मैंने लिखा है, मैं किसी को प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा कि ये मेरा ही काम है। और फिर वहां से गुस्सा करके चला जाता है। फिर म्योंगसुक भी इसी बारे में परेशान बैठा था कि अब वो क्या करे, तो वो चीफ एडिटर से बोल देता है कि डायरेक्टर की फिल्म को कॉन्टेक्ट करो, किसी को भी कॉन्टेक्ट करो, हम इस स्क्रिप्ट को खरीदने वाले हैं। जैसे ही डोंगजू बाहर आता है उसके पास फोन आ जाता है कि कैंगसेन इस टाइम पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में पुलिस कैंगसेन से पूछ रही थी कि वो इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा था और कैंगसेन उससे टेलीपैथी से बात करनी स्टार्ट कर देता है। तो वो लड़की बोलने लगती है कि ये जरूर मेरा स्टॉकर होगा, वरना इसे कैसे पता चला कि मैं सुसाइड करने वाली थी। वो बताने लगती है कि मेरे मार्क्स कम आए थे और मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे ब्रदर से मुझको कंपेयर करेंगे, इसीलिए मैं डर गई थी और इसीलिए मैं सुसाइड करना चाहती थी। तो कैंगसेन उसका पीछा इसीलिए कर रहा था। उसकी बात सुन के पुलिस भी हैरान रह जाती है और वो उस लड़की से बोलती है कि तुम भी अपने पेरेंट्स को बुलाओ यहाँ पे। तो वो लड़की बोल देती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे, एक प्रैंक कर रहे थे। और फिर कैंगसेन को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि कैंगसेन की बातों से उसको समझ आ गया था कि उसको अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और फिर वहाँ पर डोंगजू भी आ जाता है। वो कैंगसेन से कहने लगता है कि तुम ऐसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था ना। कैंगसेन डोंगजू को समझा ही रहा था कि इतने में वो लड़की वापस आ जाती है और कैंगसेन का हाथ पकड़ के ले जाती है और फिर उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और साथ में कह देती है कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगी तो उसका रिप्लाई कर देना, और अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। उसके जाने के बाद कैंगसेन डोंगजू से पूछने लगता है कि किस बारे में बात कर रही थी। तो डोंगजू समझ जाता है, तो वो कैंगसेन को चढ़ाने के लिए बोल देता है कि वो तुम्हें डेट करना चाहती है और अगर तुम उसको मना करोगी तो वो तुम्हें जान से मार देगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं डिटेक्टिव ली, वो जो अभी फिल्म डायरेक्टर मरा था उसके हाई स्कूल में जाते हैं उसके ग्रेजुएशन वाले फोटो देखने के लिए। और जब वो ईयरबुक चेक कर रहे होते हैं तो उसमें वही सारे लोग मिल जाते हैं, वो चार अमीर लोग जो उस लोन शार्क की पॉकेट में जिनका फोटो मिला था। ये चारों के चारों एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वहां पर फिर उसको एक लड़की का फोटो और दिखता है, लीना ह्यूल, और उसको याद आ जाता है कि 27 साल पहले वो उनके पास आया था
और उसने उन्हें बताया भी था कि जो अभी लेक में मर्डर हुआ है मैं उसका विटनेस हूँ। और फिर डिटेक्टिव ली प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं कि ये लड़का अभी कहाँ है। तो प्रिंसिपल कह देते हैं कि इसका तो अभी कुछ पता नहीं है, ये मिसिंग है, और कुछ लोग तो कहते हैं ये मर चुका है। फिर दिखाते हैं कैंगसेन और डोंगजू डिनर कर रहे होते हैं। तो कैंगसेन डोंगजू से पूछने लगता है उसकी फैमिली के बारे में। तो डोंगजू बता देता है कि जब मैं 5 साल का था तभी मेरे डैड की डेथ हो गई। तो कैंगसेन कहने लगता है कि तुम अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं रहते हो। डोंगजू उससे कह देता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना जानने की कोशिश मत करो। और फिर वो उससे पूछता है कि अब जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम्हें कैसा फील होता है। तो किंगसन उसको बताने लगता है कि अभी तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मैं जो भी चीज़ देखता हूँ वो मुझे नई सी लगती है। मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ, मगर धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ आती जा रही हैं। और कुछ मेरी मेमोरीज में ऐसे डॉट हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं, मगर मैं उनको अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो डोंगजू कह देता है कि वैसे ये भी बहुत अच्छा है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको हम भूल जाना चाहते हैं, जिनको हम कभी याद नहीं रखना चाहते, मगर वो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी अच्छी मेमोरीज होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहे, मगर धीरे धीरे हम उनको भूल जाते हैं। उसकी बात सुन के किंगसन कहने लगता है तुम कभी कभी सीरियस भी बिहेव करते हो। फिर डोंगजू किंगसन को अपने घर ले जाता है। घर को देख के किंगसन कह रहा होता है कि घर तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है। तो डोंगजू कहता है कि वैसे ही मेरा नहीं है, और सारा सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है। और वो कहता है कि मेरी डेस्क के आसपास भी मत घूमना, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। और फिर वो किंगसन से बोल देता है कि कल हम बाहर चलेंगे और जो भी तुम्हें लेना है वो सब कुछ खरीद लेना, और तुम्हारे लिए बेड भी कल ही आ जाएगा, आज तुम सोफे पे सो सकते हो। किंगसन कह देता है कि मुझे कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं ज़्यादा खरीदना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा, और बेड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे ही सो जाऊंगा बस ब्लैंकेट हो तो। फिर दिखाते हैं ह्यूनसू डिटेक्टिव ली से पूछने लगती है कि आपको 27 साल वाले केस के बारे में सब कुछ पता था, तो जब मैं इतने टाइम से उसके बारे में सर्च कर रही हूँ आपने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, क्योंकि 2 साल पहले जो लोन शार्क मरा था वो उस केस का विटनेस था। तो डिटेक्टिव ली उसको बताना शुरू करते हैं कि उस टाइम पर हम वो केस हैंडल कर रहे थे, और उस केस का कल्प्रिट एक होमलेस मैन पकड़ा गया था। मुझे पता था कि उसका स्टेटमेंट और जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरा बच्चा बीमार था, और फिर जो एंगल ने मुझे काफ़ी सारे पैसे भी दे दिए थे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो ह्यूनसू से लीना ह्यूल के बारे में पूछने लगती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि वो मर गया, मगर वो ह्यूनसू से पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ह्यूनसू कह देती है कि वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी, मगर मुझे लगता है कि जो अभी सीरियल मर्डर केस चल रहे हैं इन सब का रिलेशन उस 27 साल पहले वाले केस से ही है, वही इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जब डोंगजू उठता है, वो देखता है किंगसन ब्रेकफास्ट बना रहा था, और तभी उसके फ्रेंड का उसके पास कॉल आ जाता है। वो कहता है कि 27 साल पहले जो केस हुआ था उसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, इसीलिए डोंगजू भी प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। बट प्रिंसिपल का कुछ काम था, तो वो कह देते हैं कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, आप इतने ऑफिस में बैठ जाओ। दूसरी साइड किंगसन अपना फोन चलाना सीख रहा था, उसे सारे फंक्शन आ गए थे, कैमरा वगैरह, उसको सब कुछ सीख लिया था, तो वो काफी बोर हो रहा था, तो वो इधर उधर चीजें देखने लगता है। और तभी उसे डोंगजू की फैमिली का एक फोटो दिख जाता है, जिसमें उसकी मॉम, उसके डैड और खुद डोंगजू भी था, और उसको टच करते ही किंगसन को कुछ फील होने लगता है। दूसरी साइड डोंगजू भी ऑफिस देख रहा था, और तभी उसको एक फोटो दिख जाता है, और उस फोटो में किंगसन भी था, वो अपनी क्लास के साथ खड़ा था, और फोटो की डेट थी 29 सितंबर 1995। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।